नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइबल एक्ट 2006 की, यानी आदिवासी अधिनियम 2006 की। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आजादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले जो राइट हुआ करते थे आदिवासियों के, अब वो मौजूद हैं क्या? बिल्कुल नहीं है ना। इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं आदिवासियों को, किस हिसाब से वो वहां की भूमि का या वन का यूज कर सकते हैं, पूरा इस एक्ट के अंतर्गत रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई, पहला क्वेश्चन आपको यही पूछ सकता है कि ट्राइबल एक्ट जो है आपका लागू कब किया गया? तो बेसिकली 2006 से ही आपका लागू किया गया। तो ट्राइबल एक्ट 2006 ऐसे कहा जाता है, आदिवासी अधिनियम 2006 कहा जाता है। अब आपको मैं बात बता दूं, जैसे जब देश आजाद नहीं था या आजादी के पहले वाला जो टाइम था, तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो जो प्रिविलेज था फॉरेस्ट में रहने का आदिवासियों को, बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अच्छे से वो क्या करते थे, जंगल में रह सकते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने भी फिर उसमें क्या किया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट लागू किया और उनको कुछ चीजों से क्या किया गया, उनके अधिकारों को रोक दिया गया। लेकिन आजादी के बाद ज्यादातर जो अधिकार थे हमारे आदिवासी भाइयों के, वो क्या किए गए, छीन लिए गए। किसके नाम पर? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम पर, वन संरक्षण के नाम पर। आप देखेंगे ज्यादातर अधिकार जो थे वो छीन लिए गए हमारे आदिवासी भाइयों से। बेसिकली ये चीज हुई है। अब इस एक्ट का लाने का मकसद क्या था वो हम देखेंगे, और इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं, जैसे रिसेंट ईयर की, अभी की बात करते हैं। तो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, है ना, तो उन्होंने, सब लोगों ने लड़ाई लड़के उनके लिए राइट्स दिलवाए, उनको कुछ अधिकार दिलवाए। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, है ना, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ, कह सकते हो आप, क्या किया, एक आंदोलन किया, जगह जगह रैलियां निकाली। उसके बाद गवर्नमेंट जागी और ये एक्ट को उनको क्या करना पड़ा, लागू करना पड़ा। अब इस एक्ट में क्या है तो ध्यान रखिएगा, एज पर द रिजल्ट कंटिन्यूअंस ऑफ द एफर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, दिसंबर 18 2006। कब? दिसंबर 18 2006, दिसंबर 18 2006 को, है ना, याद रखिएगा, ये एक्ट को क्या किया गया, पास किया गया। इसके बाद दैट इज रेफर्ड द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। तो इसको अगर पूरा पढ़ा जाए तो बेसिकली क्या है, ये अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत 2006 एक्ट को क्या किया गया, पारित किया गया। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि एक्ट किस दिनांक को पारित किया गया, तो 18 दिसंबर 2006 को ये पारित किया गया था। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जा सकता है। अब इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। चलिए, तो ये एक्ट बेसिकली क्या करता है, डील विथ राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी टू लैंड एंड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो आपकी भूमि है, किसकी, वन की, साथ में जो वन में छोटे मोटे उपज है, चाहे वो माइनर प्रोडक्ट हो चाहे मेजर प्रोडक्ट हो, मुख्य उत्पाद हो चाहे वो लघु उत्पाद हो, उन पे क्या किया गया, अधिकार का संबंधित किया गया और दिया गया। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो रेफर टू फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ जाएगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो बेसिकली क्या है, ट्राइबल राइट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ट्राइबल राइट एक्ट हो गया, इसके अलावा ट्राइबल बिल हो गया, ट्राइबल लैंड एक्ट हो गया। तो ये सब इसके दूसरे नाम हैं। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि इसके दूसरे नाम क्या हैं, या आपको उल्टा पूछ लिया, चलिए बताइए ट्राइबल राइट एक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आदिवासी अधिनियम 2006 के ये दूसरे नाम है ना। इसी प्रकार दिस एक्ट एप्लीकेबल टू वोल ऑफ इंडिया। तो भैया इंडिया के हर एक भाग में ये जो एक्ट है, अधिनियम है, वो क्या है, लागू है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके अधिकार क्या है, ट्राइबल राइट्स क्या है इसके अंतर्गत, आदिवासी अधिकार क्या है इसके अंतर्गत, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 3(1). सेक्शन 3(1) के अंतर्गत ये आपका क्या आता है, एक्ट राइट आते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भैया किस अनुच्छेद या धारा के अंतर्गत, तो धारा 3(1)
के अंतर्गत क्या आता है, अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद या धारा के अंतर्गत या सेक्शन के अंतर्गत बेसिकली आपका क्या है, ये आता है। ठीक है, इसी प्रकार पहला है इसमें राइट टू होल्ड एंड लीव इन द फॉरेस्ट लैंड अंडर इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर हैबिटेशन और सेल्फ कल्टीवेशन फॉर लिवलीहुड बाय मेंबर ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत पहला तो यह है कि आप वन में क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप किससे बिलोंग करने वाले हों, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों या कोई पारंपरिक वनवासी हों जो अपनी आजीविका या तो वन को ही मानता है, वहां के संसाधनों को ही मानता है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से भूमि पर कब्जा कर सकते हैं। मतलब आप वहां पर आसानी से रह सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के, है ना। इसके बाद सेकंड है इसी में कम्युनिटी राइट सच एज निस्तार बाय whatever name called including those in principally states जमींदारी सच इंटरेस्टली रीजन। तो बेसिकली आपका सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार हो गया, है ना, और दूसरी जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है रियासतों में, जैसे आप देखेंगे जमींदारी और ये इस तरह से नाम से बुलाया जाता था, तो वो भी अधिकार यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा राइट ऑफ ऑनरशिप अक्रॉस टू कलेक्ट यूज डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस which is traditionally collected within the outside of village boundary। तो बेसिकली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, लघु वनोपज है, जैसे लकड़ी टूट के गिर गई, शहद हो गई, राल हो गई, बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, उसपे आपका क्या होगा, अधिकार होगा, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा अदर कम्युनिटी राइट यूजेस ऑफ एंटाइटलमेंट सच एज फिश एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ वाटर बॉडी, ग्रेजिंग, चराना, है ना, ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्स, एक्सेस टू नोमैडिक और पेस्टोरल कम्युनिटी। तो बेसिकली आपका जो मछली हो गई, मछली पालन करना, वहां पे जो झरना है, आपका तालाब है, जो आपकी नदी है, वहां पर जो मछलियां हैं, तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके अलावा चराई का अधिकार, चराई भी करवा सकते हो अपने जानवरों को, जो आपने मवेशी पाल के रखे वो भी। इसके बाद आपका जो आपका पारंपरिक मौसमी जो संसाधन होते हैं, है ना, मौसम में पर्टिकुलर, जैसे आप देखोगे महुआ हुआ है पर्टिकुलर मौसम में लगता है, या कुछ दूसरी जड़ी बूटी जो जंगलों में ही रहती है लेकिन कुछ मौसम में लगती हैं, तो उनका भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर इसी में पांचवा आता है राइट इंक्लूडिंग कम्युनिटी टेंसर ऑफ हैबिटेट एंड हैबिटेशन फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एंड प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटी। तो इसमें आदिम आदिवासी समूह और पूर्व कृषि समूह के लिए आवास और आवास के सामुदायिक कार्यकाल का भी क्या है, अधिकार है। मतलब आप यहाँ पर आवास बना के कम्युनिटी में भी रह सकते हो, मतलब बहुत बड़ा इस तरह से बनवा लिया, है ना, सब ग्रुप में रहने लगे, वो भी कर सकते हो। इंडिविजुअल रहना है, इंडिविजुअल भी रह सकते हो, तो इसमें आपका अधिकार दिया गया है। इसके अलावा राइट फॉर कन्वर्जन ऑफ पट्टा और लीज और ग्रांट इशू बाय एनी लोकल अथॉरिटी एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू टाइटल। किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों पर, है ना, आपको क्या दिया जाएगा, अगर आप आदिवासी तो आपको पट्टे दिए जाएंगे, उस पट्टे के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, भूमि पर आप क्या कर सकते हैं, अधिकार जमा सकते हैं, ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसी प्रकार राइट ऑफ सेटलमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ ऑल फॉरेस्ट विलेज, ओल्ड हैबिटेशन, अनसर्वेड विलेज एंड अदर विलेज इनटू फॉरेस्ट वेदर रिकॉर्डेड नोटिफाई और नॉट इनटू रेवेन्यू विलेज। तो भैया आप अपने वन को ग्रामों में, है ना, पुरानी बस्तियों को सर्वेक्षण किए बिना ही किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, गांव का रूपांतरण कर सकते हो, चाहे जो आपको करना हो वो आप उसको कर सकते हो। आप जंगल बनाना चाहते हो, पूरे गांव को पौधे वौधे लगाना चाहते हो, कहीं पे भी जमीनों में वहां की वन की लगा सकते हो, है ना, तो ये आप पे छोड़ दिया जाता है ना। और जहां पर आपको रहना है वहां पर भी आप रह सकते हो, लेकिन कुछ केसेस रहते हैं, कुछ इसमें ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी चले जाओगे और बस जाओगे, ऐसा नहीं है, कुछ केसेस इसमें भी हैं, है ना, वो आगे देखेंगे। इसके अलावा राइट टू फॉरेस्ट रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स फॉर सब्सटेंशनल यूज। तो बेसिकली आप वहां के स्थानीय उपयोग के लिए कोई भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा कर सकते हो, पुनरुत्पादन कर सकते हो, उसका संरक्षण कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है, आपको ही मैनेज करना। अगर वहां पर आप रह रहे हो तो आप आसानी से वहां पर डील कर सकते हो।
इसके अलावा राइट विच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर स्टेट लॉ एंड लॉ ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट council or autonomous regional council which accept as right of tribal under any traditional or customary law of the concerned tribe of any state। भैया जो भी आपके अधिकार हैं, जो भी वहां की चाहे राज्य के कानून हो, चाहे उस जिले के कानून हो, चाहे पर्टिकुलर जगह के कानून हो या वहां की परिषद के कानून हो, वो बेसिकली आपको दिक्कत नहीं देंगे। आप जनजातियों से रिलेटेड हो तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आप जो आपका ट्राइबल एक्ट है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहां पर चल सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ये चीज इसमें मेंशन है। इसके अलावा राइट ऑफ एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी, कम्युनिटी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी। भैया जैव विविधता तक अधिकार आपका होगा, सामुदायिक बौद्धिक संपदा का अधिकार होगा, है ना, सांस्कृतिक विविधता से संबंधित जो चीजें हैं, जो ट्राइबल डांसेस हो गए, ट्राइबल कार्यक्रम होते हैं, वो आप अपने फ्री ऑफ उससे मना सकते हो, कोई आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार एनी अदर ट्रेडिशनल राइट कस्टमरली एंजॉय बाय फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एज इन केस मे बी विच नॉट मेंशन इन क्लॉज 1 to 11 but excluding the traditional right of hunting, trapping, extracting a part of body of any species of wildlife animal। तो भैया आप सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिकार जो किसमें उल्लेख है, आपका 1 से 11 में आपका जो उल्लेख है वो नहीं दिया है अगर, है ना, तो वो चीज नहीं कर पाओगे आप। शिकार या फंसाने के पारंपरिक अधिकार को छोड़कर जंगली जानवरों के किसी भी प्रजाति का क्या शरीर का या किसी चीज का भी शिकार नहीं कर सकते, है ना। और जहां तक उल्लेख है, जो भी आपको ट्रेडिशनल चीज करनी है वो आपका क्लॉज 1 से 11 के अंदर मेंशन अगर नहीं है, उसको छोड़ के आप वो चीजें नहीं कर पाओगे। जो मेंशन है उसमें वही चीज कर पाओगे, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी ट्रेडिशनल्स होते हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, वो केवल और केवल कर पाओगे जो इसमें मेंशन है, और वो नहीं कर पाओगे जो मेंशन नहीं है इसके अंतर्गत। दूसरा, शिकार बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार अबव ऑल राइट आर ग्रुप इन 4 कैटेगरी। अब इसमें 4 कैटेगरी में राइट को बांटे गए हैं। क्वेश्चन बन सकता है कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। टाइटल राइट गिव ऑनरशिप टू लैंड इज बिंग फॉर्म बाय ट्राइबल और फॉरेस्ट रूलर एज दिसंबर 13, 2005 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितने हेक्टर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम 4 हेक्टर। तो भैया आपको जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन कितने जमीन पर आप अपना अधिकार जमा सकते हैं, 4 हेक्टर पर। और ये कब हुआ था, 13 दिसंबर 2005 को आदिवासी या वनवासी द्वारा खेती की जा रही भूमि पर मालिकाना का अधिकार दे दिया गया, जो अधिकतम कितने हेक्टर है, जो अधिकतम 4 हेक्टर है। तो ये चीज लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है कितने हेक्टर, मैक्सिमम 4 हेक्टर। इसके अलावा द ओनरशिप इज ओनली फॉर लैंड दैट एक्चुअली बीइंग कल्टिवेटेड बाय concerned family as on the date, meaning that no new land are granted। जिस जमीन पर आप कई सालों से क्या करते आ रहे हो, खेती करते आ रहे हो, जहां पर रहते आ रहे हो, वही चीज आपको मेंशन की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप बोले कि मैंने ये जमीन ले ली अब ये मेरी हो गई, नहीं, जिसपे आप पहले से क्या करते आ रहे हो, खेती, और आप रहते आ रहे हो। तो बेसिकली वही है। तो स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए जिस पर आप वास्तव संबंधित परिवार से उस तिथि को खेती की जा रही है, या नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी, ये चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा यूज राइट्स ऑफ ट्राइबल डिफाइन द यूज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बेसिकली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लघु वनोपज है उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। लघु वनोपज मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि लघु में क्या क्या चीजें आएंगी, है ना, लकड़ी को छोड़ के जो बाकी चीजें सब लघु में आती हैं, है ना। इसके अलावा ग्रेजिंग एंड पेस्टोरलिस्ट रूट्स, भैया चराई और पशुचारण के लिए एक मार्ग बता दिया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि भैया ये मार्ग आपका, यहाँ पर आप पर्टिकुलर जगह पर क्या कर सकते हो, अपने मवेशियों को चरा सकते हो। इसके अलावा रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट deal with re-evaluation in the case of illegal evacuation of forced displacement to basic community subjected to restriction of forest protection। अब यह राहत और विकास अधिकार के अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास
और वन संरक्षण के लिए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ इलीगल चीजें करते हैं बाई चांस, तो आपको हो सकता है दूसरी जगह भेज दिया जाए, या फिर हो सकता है वहां पर कुछ प्लांट आ रहा हो तो आपको उठा के दूसरी जगह क्या किया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा, है ना। इसके अलावा द फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट कन्फाइन टू रोल ऑफ ट्राइबल इन द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वही क्या करता है, बेसिकली वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वन प्रबंधन जो होगा वो वनों पर जो अधिकार होंगे या वन जीवों के संरक्षण से रिलेटेड जो आदिवासियों का है वो एक तय करेगा कि क्या चीज करनी चाहिए इस एरिया में, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, है ना। इसके बाद आपको ये एक्ट कैसे मिलेंगे वो हम जानेंगे। पात्रता क्या है भैया, ट्राइबल एक्ट के अंतर्गत आप आते हो कि नहीं आते हो, इसके अंदर क्या प्रावधान है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, द पर्सन एंड फैमिली who primarily reside in forest, who depend on forest and forest land for livelihood is not alone eligible। तो भैया जो ऑलरेडी व्यक्ति या उसका परिवार जंगलों में रह रहा है काफी समय से, या उसकी आजीविका जो है, आपका खाना पीना जंगलों पर आधारित है या जंगलों की भूमि पर आधारित है, वही केवल पात्र हो पाएगा। पहला ये चीज है। दूसरा, फर्दर द क्लाइमेट मस्ट बी मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब नोटिफाई एज द एरिया मस्ट हैव बीन रेसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर। नोट डाउन कर लेना, कितने साल से रह रहा हो उस जगह पर, वो एटलीस्ट 75 वर्षों से रह रहा हो। उसका व्यक्ति का नहीं कहूंगा मैं, परिवार भी हो सकता है कि भैया उसके दादा परदादा उसी जगह पर कितने साल से रह रहे थे, 75 साल से रह रहे हैं, तो भैया आप वहां पर क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, है ना। इसके अलावा प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस ऑफ राइट्स रिकॉग्नाइजेशन, अधिकार मान्यता की जो आपकी प्रक्रिया है वो भी थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया हम आदिवासी हैं ये हमारा जंगल हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला प्रोसेस क्या है, पहला है इसमें, द ग्राम सभा एंड विलेज असेंबली विल पास रेजोल्यूशन recommending eligible right holder with specification of which land belong to whom and how much land was under cultivation of each person on December 13, 2005। मतलब जो आपकी ग्राम सभा होगी या जो आपका विलेज का जो हेड होगा, उनके अधिकार धारकों की क्या की जाएगी, सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित करेगी। इसमें मेंशन किया जाएगा कि 13 दिसंबर 2005 तक कौन सी भूमि किसकी है और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी भूमि की खेती की जा रही थी, है ना। तो 2005 तक आपको देखना है। इसकी प्रकार, दिस रेजोल्यूशन इज स्क्रीन एंड अप्रूव बाय सब डिवीजन लेवल एंड फॉलो बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल। पहले तो गांव में जो हेड होगा वो अप्रूव करेगा, उसके बाद इसकी चेकिंग होगी सब डिवीजन लेवल पे, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक में किया जाएगा, चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया फर्जी बना दिया आपके सरपंच ने कि हाँ तुम आदिवासी हो जाओ ऐश करो, ऐसा नहीं है। आपको ऊपर तक चेक किया जाएगा कि हाँ आप रियल में क्या है, आदिवासी हैं। इसी प्रकार, फॉर दिस पर्पस वन स्क्रीनिंग कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड कंपोज ऑफ 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर्म, फॉरेस्ट, रेवेन्यू एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसमें किस किस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो 3 आपके आप देख रहे हो यहाँ पर 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे। एक तो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होगा, दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होगा और तीसरा होगा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। तीनों मेंबर जो होंगे आपके इलेक्टेड होंगे मेंबर ऑफ लोकल बॉडी में, है ना। ये जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें क्या होगा, आपका होगा, याद रखिएगा 3 वन, राजस्व और आदिवासी कल्याण विभाग के 3 अफसर को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। वो आपका क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसी प्रकार दिस कम्युनिटी लुक ओवर द वेरियस अपील मेड बाय डिस्क्रिमिनेंट टू। तो बेसिकली आपकी अपील जो भी होगी वो इस कमेटी द्वारा ही क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। ये समिति बेसिकली जो भी आपकी विसंगतियां होंगी या कोई दिक्कत आ रही होगी या किसी ने बोला कि ये फर्जी है, जबरदस्ती का आदिवासी बना है ना, तो उस केस में जो चेकिंग वेकिंग होगी वो कौन करेगा, वो आपका क्या करेगा, ये अधिकारी वाली कमेटी करेगी। और अधिकारी कौन कौन से डिपार्टमेंट से, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, वन, राजस्व और आदिवासी कल्याण से होंगे। इसी प्रकार द फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज इन एक्ट में modify or resettle in case of critical wildlife habitat such as national park and sanctuary। तो स्पेशल केस यहाँ पे भी
कि भैया ये जो राइट्स हैं इसे आप संशोधित कर सकते हैं अगर वहां से क्या होगा, नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। अगर वहां पर कोई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है तो हो सकता है आपको वहां से उठा के कहीं और पुनर्स्थापित कर दिया जाए और ये अधिकार जो होंगे आपके मान्यता नहीं हो पाएंगे। तो इनकेस कभी क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू में कि बताइए ट्राइबल के राइट्स कब आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो या उन्हें पुनर्स्थापित कर सकते हो, तो स्पेशल केस जैसे सेंचुरी बनना, नेशनल पार्क बनना, उस केस में आप क्या कर सकते हो, अधिकार को वो संशोधित कर सकते हो, है ना। इसी प्रकार दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो भैया ये बेसिकली आपका वन्य जीवों के लिए ही मेन किया जाता है और अनुच्छेद धारा 4 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भैया बताइए किस धारा के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत, सेक्शन के अंतर्गत बेसिकली आपके आदिवासियों का जो अधिकार को पुनर्स्थापित या संशोधित किया जा सकता है, तो धारा 4 के अंतर्गत किया जा सकता है। इसी प्रकार द relocation of tribal to be considered when no other alternative are available and it has been scientifically proved। जब कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होगा तो आदिवासी के पुनर्वास पर विचार किया जाना चाहिए और इसके वैज्ञानिक रूप से भी क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा कि भैया अगर वहां पे बना रहे हैं वहां पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अगर मान के चलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी तो वहां पे अलग अलग जानवर आएंगे, हो सकता है शिकार करने लगे वो इंसानों का और इंसान उनका, तो वो चीज आपको पूरा प्रूफ करना होगा। उसके बाद ही आप उस आदिवासी एरिया को खाली करवा के कहीं और पुनर्स्थापित कर सकते हो, है ना। तो ये चीज है। इसके अलावा द पब्लिक कंसल्टेशन इज नीडेड फॉर अराइविंग कंक्लूजन। इसके अलावा जो आपका सार्वजनिक परामर्श होगा वो भी लिया जाएगा, है ना। उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा, वरना फैसला नहीं किया जाएगा। तो पब्लिक कंसल्टेशन भी क्या होगा, इसमें जरूरी रहेगा। के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकल कम्युनिटी मस्ट कंसेंट टू रीसेटलमेंट। तो जो हमारा स्थानीय समुदाय है वो पुनर्वास की क्या दे, पहले तो सहमति दे। आपने देखा होगा कई जगह बांध बनते हैं तो पूरा लोकल होते हैं उनको समझाया जाता है, जब सब मान जाते हैं तब जाके क्या होता है, फैसला लिया जाता। नहीं तो कई लोग आपने देखा आंदोलन शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बक्सवा का जंगल कटने का है हीरो के लिए, लेकिन उस चक्कर में बहुत जो एक्टिविस्ट हैं अभी से आंदोलन पे लग गए कि नहीं हम कटने नहीं देंगे बेसिकली, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा फाइनली द रीसेटलमेंट मस्ट प्रोवाइड नॉट ओनली कंपनसेशन बट सिक्योर लिवलीहुड, दिस अश्योर द ट्राइबल सेफ्टी वेल। तो अगर आप पुनर्वास करवाते हो आदिवासियों का तो आपको पहले तो उनको मुआवजा भी देना होगा, उसके बाद आजीविका भी देनी होगी कि भैया मनरेगा में काम दिलवा दिया या कुछ दूसरी चीज दिलवा दी, है ना, वो भी देना होगा। साथ में सुरक्षा भी आदिवासियों को क्या करनी होगी, देनी होगी, क्योंकि हो सकता है वो ऐसे एरिया में जाएं जहां पर दूसरे जो लोग हैं उनसे उनका ना हो पाए, क्योंकि वो जंगल में रहने वाले और वो गांव में लेने वाले, तो उस हिसाब से भी हो जाता है। इसलिए ये चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा अगर पुनर्वास होता है। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू द एक्ट नो रीसेटलमेंट शैल बी टेक प्लेस अंटिल नई न्यू फैसिलिटी एंड लैंड एलोकेशन और न्यू सेटलमेंट आर एरिया एंड कंप्लीट। तो आप जब तक खाली नहीं करवा सकते जब तक कोई सेटलमेंट ना हुआ हो, है ना। पुनर्वास तब तक नहीं होगा जब तक कोई सुविधाएं बंदोबस्त ना की गई हो, भूमि का आवंटन नहीं किया गया हो। ये नहीं कि आदेश आया चलो भैया खाली करवाओ बाद में इनके लिए जमीन देखेंगे, नहीं, पहले उनके लिए जमीन देखनी है, उनका पूरा संसाधन देखना है, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, उनको उस जगह से क्या कर सकते हो, पुनर्वास कर सकते हो, रीसेटल कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन दैट पर्पस ऑफ लॉ इज टू डिस्ट्रीब्यूट फॉरेस्ट लैंड टू ट्राइबल रेट एट 4 हेक्टर पर फैमिली। तो ये एक क्या है, गलत धारणा है कि भैया एक्ट किस लिए बना है। याद रखिएगा ये एक्ट किस लिए बना है कि हर आदिवासी परिवार को कितनी हेक्टर दे दी जाए, 4 हेक्टर दे दिए जाए। तो ये एक गलत धारणा है, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इसी प्रकार बट द रियल Act is applicable to forest land. They are already under cultivation on December 13, 2005 and it does not grant title to any new forest land. तो भैया इसकी कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट क्या है कि 13 दिसंबर 2005 तक, 13 दिसंबर 2005 तक जिस जमीन पर जो आदिवासी काम कर रहा था, रह रहा था, उसी को मिलेगा। उसके अलावा नई जमीन किसी को प्रदान नहीं की जाएगी। तो भैया कट ऑफ डेट याद रखिएगा
4 हेक्टर जमीन मिल सकती है, उसका पट्टा आपको मिल सकता है। बेसिकली अगर आप 13 दिसंबर 2005 से पहले उस जमीन पर क्या कर रहे हो, खेती या रह रहे होंगे तो, है ना। अब ये नहीं कि आज बोल दो जमीन घेर लिए, फेंसिंग कर दिए, बाढ़ लगा दिए, बोले हमारी जमीन है, नहीं भैया, ये चीज का आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। के बाद ड्यू टू मिसकंसेप्शन मैनी एनवायरमेंटलिस्ट अपोज टू दिस एक्ट इनिशियली, तो जो ज्यादातर आपके क्या थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, उन्होंने क्या किया था, इस चक्कर में विरोध चालू कर दिया था कि ऐसे तो भाई पूरा जंगल में ही सब कब्जा कर लेंगे और सब बोलेंगे हम भी आदिवासी, हम भी आदिवासी, है ना। तो शुरू में इसका काफी विरोध हुआ, बाद में फिर ये क्लियर हुआ कि भैया कट ऑफ डेट है, जैसे आपने देखा होगा सीएए, है ना, एनआरसी, तो सीएए में क्या है भैया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली यही है ना कि पर्टिकुलर डेट से पहले जो अफगानिस्तानी सिख हिंदू बौद्ध भाई या पाकिस्तानी सिख हिंदू बौद्ध भाई भारत में आ गए होंगे, उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। वही चीज यहां पर भी लागू होती है कि भैया 13 दिसंबर 2005 तक अगर आप क्या हो, आ चुके हो या उस जमीन पर पहले से काम कर रहे हो, तभी आपको उस 4 हेक्टर की क्या दी जाएगी, आपको वैलिड किया जाएगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट fear that human interference create big problem to wildlife conservation and also believe that peaceful resettlement of the tribal is questionable for the purpose of wildlife conservation। तो जो आपके वन जीव संरक्षणवादी थे, उनको एक डर था कि भैया अगर जंगल में रहने दे दिया जाएगा तो मानव हस्तक्षेप बढ़ेगा, उसके कारण जीवों की हत्या भी हो सकती है, या फिर एक तरह से जो शांति से रह रहे हैं वन्य के वन्य जीव अंदर जंगल में, उनको डिस्टरबेंस भी हो सकता है। तो ये चीज उनका डर था एक तरह से, है ना, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट या ट्राइबल एक्ट 2006 या फिर आपका ट्राइबल लैंड एक्ट। तो इसमें जो जो चीज हमने देखी, खासकर वो कट ऑफ डेट वाली, कितने हेक्टर भूमि थी, डेट कौन से पास किया गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि सर हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।